नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंगल की एडवाइजरी, जहां पर मैं बनाता हूं वीडियोस रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज एंड बिजनेस ग्रोथ। मैंने मेरी पिछले वीडियो में फाइनेंशियल रेशियो का इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको पूरा डिटेल में देख लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, प्री टैक्स मार्जिन क्या होता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। उनके कैलकुलेशंस देखेंगे और ये जानेंगे कि आप इन रेशियो को अपने बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। और जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन रेशियो को कैसे यूज कर सकते हैं, सही डिसीजन लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरे स्टॉक को कंपेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ आ जाए। जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम दो तरीके की रिटर्न्स की बात करते हैं। पहला होता है रिटर्न ऑन सेल्स, कि जितना भी माल बिका उसमें से हमको कितना परसेंटेज मुनाफा आया। दूसरा होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना भी हमने कैपिटल लगाई, चाहे लोन लेके या फिर खुद के पैसे लगाए, उस पर टोटल कितना रिटर्न आया। रिटर्न ऑन सेल्स में मेनली 4 तरीके के मेट्रिक्स होते हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तीसरा होता है प्री टैक्स मार्जिन और चौथा होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी मेनली 4 तरीके की ही मेट्रिक्स होती है। पहला होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, दूसरा होता है ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स, तीसरा होता है रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड और चौथा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इस वीडियो में मैं बेसिकली हम रिटर्न ऑन सेल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्री टैक्स मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को डिटेल में समझें। अब सबसे पहले हम एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखते हैं। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। मान लेते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू एक साल में 1 करोड़ रुपए आए। इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें मोबाइल बनाने की जो भी कॉस्ट थी वो आ गई, वो थी लगभग 40 लाख रुपए। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। एग्जाम्पल के हिसाब से आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है 60 लाख रुपए। उसमें से आपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, लेट से 10 लाख रुपए, एडमिन सैलरी एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, लेट से 7 लाख रुपए, जनरल एक्सपेंस भी माइनस कर दिए, लेट से 3 लाख रुपए। तो आपका एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकल आता है, वो होता है 40 लाख रुपए। ये एबिटा क्या होता है, आने वाले टाइम में मैं इसकी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब मान लेते हैं कि आप मोबाइल की फैक्ट्री लगाने के लिए आपने लोन लेकर भी कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो उन एसेट्स का डेप्रिसिएशन लिया जाता है। जब आप एबिटा में से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हैं, लेट से 5 लाख रुपए, तो हमें एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाता है, दैट इज 35 लैक्स। उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। अब एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, लेट से 5 लाख, तो निकल आता है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, दैट इज 30 लाख रुपीज। फिर आप उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं, मैंने 30% के हिसाब से गिनूं तो 9 लाख रुपए, तो फिर निकल आता है नेट प्रॉफिट, दैट इज 21 लाख रुपए। अभी हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में समझा। अब समझते हैं कि हमें ये सारे रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। पिछले एग्जांपल की बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था 60 लाख और सेल्स थी 1 करोड़, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60%। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने साइड में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा रेशियो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को नेट सेल से डिवाइड करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। पिछले एग्जांपल की बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा था 35 लाख और सेल्स ही 1 करोड़ रुपए, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35%। आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, साइड में मैंने लिख रखा है। अब तीसरा रेशियो आता है, वो है प्री टैक्स मार्जिन। प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला होता है, जब आप प्री टैक्स प्रॉफिट या फिर पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को नेट सेल से डिवाइड करते हैं तो प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। पिछले एग्जांपल की बात करूं तो प्री टैक्स प्रॉफिट आ रहा था 30 लाख रुपीस और सेल्स ही 1 करोड़ रुपए,
तो आप प्री टैक्स प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30%। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने साइड में लिख रखा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब चौथा रेशियो होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जब आप नेट प्रॉफिट या पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, को नेट सेल से डिवाइड करते हैं तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। पिछले एग्जांपल की बात करूंगा तो नेट प्रॉफिट आ रहा था 21 लाख रुपए और सेल्स ही 1 करोड़ रुपए, तो आप नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21%। इसका फॉर्मूला भी मैंने साइड में लिख रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये हो गई कैलकुलेशन की बात। अब हम इनका मतलब समझते हैं कि आखिर हमें ये कैलकुलेशन क्यों करनी होती है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जब आप कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो आप चाहेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे मिलते हैं? इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है हाई प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग ज्यादा है किसी प्रोडक्ट की तो वो वैसे भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रीमियम में बेच रही है, जिससे ग्रॉस मार्जिन हाई है। अब प्राइसिंग क्यों ज्यादा हो सकती है? हो सकता है इसका कोई कंपटीशन नहीं हो, या फिर बहुत कम हो, या ये भी हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा हो और दूसरे प्रोडक्ट के मुताबिक उसका प्रोडक्ट सुपीरियर हो, या ये भी हो सकता है उसकी ब्रांडिंग भी सुपीरियर हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप आईफोन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो काफ़ी सुपीरियर प्रोडक्ट भी है और उसकी ब्रांडिंग भी बहुत सुपीरियर है, जिससे उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी हाई होता है। और हाई ग्रॉस प्रॉफिट का दूसरा कारण होता है लो प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे कम हो सकती है? पहला होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण प्रोडक्ट कॉस्ट कम हो सकती है, जहां पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रही हो, जिससे कॉस्ट पर प्रोडक्ट बहुत कम हो जाती है। और दूसरा है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी कर दी हो। इन सब कारणों से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। तो जब भी आप कंपनीज को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन किसके अच्छे हैं, और अगर अच्छे हैं तो क्या वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सस्टेनेबल है, मतलब कि क्या आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से क्या अलग बताता है? अगर आप टेबल में देखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद उसमें कुछ ऐसे खर्चे माइनस हुए हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। तो ये सारे खर्चे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो हमें ये बताता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो ग्रोथ है अगर इंक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन के ग्रोथ से, तो इसका मतलब है कि जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कंपनी काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर पा रही है। और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन का जो ग्रोथ है अगर डिक्रीज हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ग्रोथ से, तो इसका मतलब है कि जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कंपनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस बढ़ रहे हों। अब बात आती है प्री टैक्स मार्जिन की। प्री टैक्स मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्या अलग बताता है? अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो प्री टैक्स मार्जिन निकल आता है। मान लीजिए इस टेबल में जो 5 लाख का जो इंटरेस्ट है वो 20 लाख का होता, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 30 लाख से घट के 15 लाख रह जाता। जो प्री टैक्स मार्जिन जो पहले 30% था वो सीधा 15% रह जाता। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है तो आपका प्री टैक्स मार्जिन कम हो जाता है। अगर आप दो कंपनी को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के प्रॉफिट में डेट का इफेक्ट कितना आ रहा है। जिस कंपनी में ज़्यादा डेट है उसका प्री टैक्स मार्जिन ग्रोथ हमेशा कम रहेगा। और फाइनली अब डिस्कस करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन में बेसिकली आपके सारे एक्सपेंस माइनस हो जाते हैं, चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, तो वो आपको ओवरऑल पिक्चर देता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। पर नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको पूरी कहानी नहीं बताता, इसीलिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्री टैक्स प्रॉफिट मार्जिन को भी साथ में देखना चाहिए जब भी आप किसी कंपनी को स्टडी या एनालिसिस कर रहे हो। पर यह ध्यान हमेशा रखिएगा जब भी आप कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आपको हमेशा सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी को ही कंपेयर करनी चाहिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अलग होता है। अगर मैं फार्मा सेक्टर की कंपनी की बात करूं तो आपको फार्मा सेक्टर की कंपनी की कंपेयर करनी चाहिए, जैसे कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड एटसेट्रा। अगर मैं एफएमसीजी सेक्टर की बात करूं तो आपको एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज को ही कंपेयर करनी चाहिए, जैसे कि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एटसेट्रा। आपको कभी आईटीसी को सन फार्मा से कंपेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो सही एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सिमिलर टाइप की जो कंपनीज होती है उन्हें हमें कंपेयर करना होता है और देखना होता है कि किसके मार्जिन्स बेटर हो रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कौन अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहा है,
कौन अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बना पा रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।